तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो वहाँ पर बैठी ऑडियंस होती है वो कहती है अब जो जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हैं उनकी बस फाइट होने ही वाली है और ऐसी फाइट्स देखने को बहुत कम मिलती है। और फिर तभी जो एग्जैल्ड बाइमी होता है वो कहता है फाइट करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। डंकिंगसन ने कहा हाँ जरूर क्यों नहीं। और फिर तभी एग्जैल्ड बाइमी कहता है इतने सारे साल हो चुके हैं और आखिरकार अब तुम्हें ये स्वॉर्ड क्यों चाहिए, या फिर कुछ ऐसा है कि तुम्हें तुमसे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग कोई मिल चुका है, और या फिर तुम किसी प्लेस पे रूल करना चाहते हो और तुम मुझे रीजन दो। और फिर तभी डंकिंगसन कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो फिर 3 साल बाद मेरी एक बूढ़े से लड़ाई है जो कि होगी लाइफ और डेथ के बीच में, और वो फ्रीक रहता है सेंट्रल एरिया में। और मैं श्योर हूँ अगर ये मुझे एटलस स्वॉर्ड मिल जाती है तो फिर जो मेरी जीत होगी वो डेफिनेटली मेरी ही होगी। और फिर तभी जो एग्जैल्ड बाइमी होता है वो कहता है सेंट्रल एरिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर्स इनविंसिबल स्वॉर्ड। और इनको ये सब सुन के बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहते हैं आखिर तुमने उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया, तुम तो लाइफ और डेथ के बीच की लड़ाई लड़ रहे हो और क्या तुम पागल हो। और ये सुनकर जो एग्जैल्ड हायरन था वो भी ऊपर से नीचे तक हिल चुका था और वो गुस्से में कहता है आखिरकार तो कितना पागल है, और आखिरकार तो अपने आप को समझता क्या है बेवकूफ। और अगर तुम वेस्टर्न लैंड के किंग हो तो इसका मतलब ये है क्या तुम पूरे दुनिया के राजा हो, और तू इस फ्रीक के बारे में क्या सोचता है, क्या वो कोई खिलौना है खेलने के लिए, और तुझे इसके बारे में पता ही क्या है, क्या तू सोच सकता है जो चारों एरियाज हैं वो भी उसके सामने नहीं टिक सकते। बट तभी जो डंकिंगसन होता है वो एक लंबी सांस लेता है और उसको देखने से पता चल रहा था जो डंकिंगसन है वो फाइट के लिए अपना मूड बना चुका है। और फिर एग्जैल्ड बाइमी होते हैं वो कहते हैं देखो बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो और बेटा तुम्हें भी पता है कब पीछे होना है और कब आगे बढ़ना है, और अगर तुम्हें पता है कब पीछे हटना है तो फिर तुम बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर तभी जो डंकिंगसन होता है वो कहता है जब मैंने वेस्टर्न लैंड को छोड़ा था तब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने तब कहा था कि जो मेरा पाथ है वो मुझे मिल चुका है। और फिर जो दोनों एग्जैल्ड्स होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हुए कहते हैं तुमने कहा था कि तुम वर्ल्ड में पीस लाओगे। और फिर डंकिंगसन कहता है हाँ ये मेरा रास्ता है और ये उसका रास्ता भी है, और हम दोनों ही यही चाहते थे कि एक अच्छी दुनिया बने। और जब वो मर गई थी तब से ही मैं पागल हो चुका हूँ और निराशा में डूब गया हूँ, लेकिन फिर मैंने खुद से सोचा पेन और हेट्रेड से पागल होने की बजाय वो सपना पूरा करना बेहतर होगा जो वो देखना चाहती थी, और इसीलिए मैंने एक ऐसी जगह बनाई है उस एरिया में एक पैराडाइज के जैसे। पर तब भी हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता है और मैंने अपने स्ट्रेंथ से वहाँ पर जितने भी चोर थे मैंने उन सबको भगा दिया था। पर मैं अभी लगातार सेंट्रल एरिया स्वॉर्ड स्टार एम्पायर से मेरा लगातार झगड़ा हो रहा है और वो लोग अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं और वो लोग इसके लिए हमेशा ही वॉर लड़ना चाहते हैं। और मैं सोचता था चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जो मेरी जगह है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, और मेरे जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट होने की वजह से वो लोग कम से कम मेरे से इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आएगा और मुझसे शर्त लगाएगा, और अगर मैं इस शर्त में हार जाता हूँ और फिर मेरी जितनी भी जमीन होगी वो चली जाएगी और जो मेरे सैकड़ों साल थे वो भी चले जाएंगे। और फिर जो एग्जैल्ड्स होते हैं वो उसकी समस्या को समझते हैं और कहते हैं क्या वो ओल्ड फ्रिक अभी भी तुम्हारे पीछे आ रहा है। और फिर डंकिंगसन हंसते हुए कहता है हाँ ये सही है, जो मास्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान होते हैं और आप एकदम सही कह रहे हो। और जो मेरा घर है वो एक छोटे से एम्पायर जैसा है, इसमें ना ही तो पैसा है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी, और जो हैप्पी नॉर्मल पीपल हैं वो आखिरकार दूसरों को कैसे गुस्सा दिला सकते हैं। और डंकिंगसन दोबारा से कहता है जो ये बूढ़ा आदमी है वो सैकड़ों सालों से एकांत में रह रहा है और अब जब ये बाहर आ चुका है और अब जो ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है तो अब वो बहुत बड़ा बनना चाहता है, और जो चारों एरियाज हैं वो खतरे में है। और मुझे होप है कि जो मेरे मास्टर होंगे वो भी रेडी होंगे इसके लिए। और भाग्य से मैंने देखा है कि इस बार जो डबल ड्रैगन गैदरिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ अच्छे हैं जो कि वेस्टर्न लैंड को कुछ होप दे सकते हैं। और तभी जो एग्जैल्ड हायरन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें ये तलवार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और फिर उनमें से कोई हंसते हुए कहता है ये एक पहेली है, तलवार के बिना मेरा जो हारना है वो पक्का है, लेकिन अगर आप लोग मुझे इसे देते हो तो शायद ये ऐसा हथियार बन जाएगा जिससे कि जो वेस्टर्न लैंड होगा वो ब्लड में बदल जाएगा। और अगर मैं भी मास्टर होता आपकी जगह होता तो मैं भी अभी इतनी ही उलझन में होता जितना कि आप। और फिर ये कहकर जो डंकिंगसन होता है वो हंसने लगता है और दोबारा से अपने ऑरा को एक्सप्लोड करता है। और डंकिंगसन कहता है अगर ऐसा ही है तो ओल्ड एग्रीमेंट के जैसे इस बार भी विक्ट्री ही डिसाइड करेगी कि ये स्वॉर्ड किसके पास होगी, और जो स्ट्रेंथ होगी वो विक्ट्री को डिसाइड करेगी। जब वो लोग स्ट्रेंथ की बात सुनते हैं एग्जैल्ड्स तो वो लोग भी अपने स्ट्रेंथ को शो करने लगते हैं, और उन एग्जैल्ड्स की जो ड्रैगन पावर थी वो धरती और आकाश को छू रही थी, और जो डंकिंगसन की जो तलवारें थी उनसे टकरा रही थी और उनके टकराने से बहुत ज्यादा ही ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी और उससे वहां पर पूरी जगह ही हिलने लगी थी उसके इम्पैक्ट से। और जो स्पेस था वो तो क्रैक होने वाला था उनकी पावर से। और जो ऑडियंस थी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही भयभीत थी और हैरान थी, और वो लोग कहते हैं जो ये वेस्टर्न लैंड के बेस्ट हैं ये एक गॉड से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इस टाइम सिर्फ जो जूफेन था वो बस
मतलब वही आराम से सांस ले रहा था। और वो कहता है जो फाइट है और बिना बात करे वो किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकता। और जो जूफेन की इस टाइम पर आंखें थी वो बस उस फाइट पे फिक्स थी। और तभी जो डबल ड्रैगन्स होते हैं वो कहते हैं डबल ड्रैगन आर डबल ड्रैगन इमर्ज। तो फिर जो डबल ड्रैगन्स होते हैं वो किंगसन पर अपना ये वाला अटैक करते हैं अपने ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन। जो डैंकिंगसन होता है वो भी अपने एक आर्ट का यूज करता है जिसका नाम होता है, अरे उसका कुछ नाम था, हटाओ उसका क्या ही करेंगे जान के। और जैसे उसका यूज करता है तो उसकी एक उंगली में बहुत ज्यादा ही एनर्जी गैदर होने लगती है। फिर जब उसकी पावर रिलीज होती है तो वहाँ पर 4 माइल्स दूर तक सब कुछ बैरन हो जाता है। और ये पावर इतनी ज्यादा थी कि जो ऑडियंस थी ये सब देख के बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और अब उन्हें पता चला था कि जो डैंकिंगसन है वो ऐसे ही नहीं वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट है। और इस टाइम पर जो डैंकिंगसन था वो एक अपर हैंड ज्यादा लग रहा था, मतलब मास्टर से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। और जो इनके मास्टर थे वो 2 थे और जो डैंकिंगसन था वो 1 था। पर तब भी ये मैच ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये मैच ड्रॉ। और फिर तभी जो हायरन होता है वो कहता है सैंग अब बस बहुत हो चुका है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वो डबल ड्रैगन्स उस केव की ओर देखते हैं, वही सेक्रेट माइन की ओर, तो उन्हें उस वर्ड का कोई भी ट्रेस नहीं मालूम चल रहा था। और उन डबल ड्रैगन्स को लगता है कि डैंकिंगसन के पास पहले से वो स्वॉर्ड है। और जो डबल ड्रैगन्स होते हैं वो कहते हैं इस समय तलवार का कोई भी ट्रेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो वो तलवार है वो उसी के पास होगी। और उसके पास तलवार होने के बजाय तब भी उसने इतना सारा हंगामा किया और हम सबको बाहर बुलाया। और इस चीज से शायद ये साबित करना चाहता है कि ये इस तलवार को ये ओपनली ले सकता है। और मुझे लगता है कि ये अगर हार भी जाता है तब भी ये स्वॉर्ड हमें वापस नहीं करने वाला। और फिर एक्साइल्ड बाय मी की बात सुनकर जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो भी अपना सिर हिलाता है और अपनी चोट की तरफ देखता है। हम 2 और ये 1 तब भी हम लोग इसके बराबर पर हैं। और अगर उसने तलवार निकाल ली होती तो फिर हम हार जाते। और आखिरकार उसने तलवार को क्यों नहीं निकाला, आखिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। और फिर तभी जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो कहता है ओल्ड टाइमर तुम सही कह रहे हो, हमने उससे तलवार देने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसा कि उसने कहा जो वो सेंट्रल एरिया का ओल्ड फ्रीक है वो अपनी चालों को चल रहा है। और अगर हमारे पास लैंड का ट्रेजर नहीं है और अगर वो यहाँ पर आता है तो फिर जो होना है वो होकर ही रहेगा। और जैसे कि हमारे पास ट्रेजर्स हैं तो क्या उस बूढ़े के पास नहीं हो सकते। और फिर जो एक्साइल्ड हायरन होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं अगर वो बूढ़ा यहाँ पर आ गया और अगर इस तलवार को ले लिया उसने तो फिर हम लोग तो उससे और भी नहीं हरा पाएंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि जो ये तलवार है हम सैंग को ही दे देते हैं ताकि वो अपने बिलीफ के लिए लड़ सके। और अब आउटकम चाहे जो कुछ भी हो हमें कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही हमसे ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से कहता है हाँ, और लास्ट टाइम हम लोग इसके बिलीफ को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए थे और इसे ऐसे जाने दिया था और कम से कम अब हम लोग उसे तलवार देकर हम लोग सुधार कर सकते हैं जो हम लोगों ने पीछे नहीं किया था। और हमने हेवन रीचिंग पवेलियन पर पहुंचने वाले एंट्रेंस को सील कर दिया था और फिर भी लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे खुले में आएगा और इस तरह तलवार को ले जाएगा। और वैसे भी इस चीज का उस सेंट्रल एरिया के बूढ़े सनकी से क्या ही लेना देना है। He just took it and left। और ऐसा लग रहा था कि जो एक्साइल्ड बाय मी था उसने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो कहते हैं लेकिन वो छुपके से अंदर कैसे आया और क्या वह सचमुच हमारी नाक के नीचे से अंदर आ गया। और फिर तभी जो एक्साइल्ड हायरन होता है वो हंसते हुए कहता है हा उसने अब तलवार ले ली है तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। और अब हमें अदर 3 एरिया के एक्सपर्ट से बात करने की जरूरत है जिससे कि हम सभी लोग उस सनकी से निपटने के लिए तैयार हो सके। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो भी अपने आईब्रो को उठाता है और एक्साइल्ड हायरन की बात से सहमत होता है। वो भी वैसे ही वैनिश हो जाते हैं और शायद जो डैंकिंगसन था वो पहले ही जा चुका था। और एक्साइल्ड्स को ऐसा लग रहा था कि जो डैंकिंगसन है उसके पास ही स्वॉर्ड है, बट एक्साइल्ड्स और डैंकिंगसन दोनों को ही गलतफहमी हो चुकी थी। और इस टाइम पर जो डबल ड्रैगन्स थे वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने डैंकिंगसन को यही सोचकर छोड़ दिया कि जो तलवार है वो पहले से ही उसके पास है। और जो डैंकिंगसन था वो इस समय ये समझ रहा था कि जो डबल ड्रैगन्स हैं उन्हें पहले से ही पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ पर आ चुका और उन्होंने उस तलवार को अपने पास ही रख लिया होगा। और इस लड़ाई में जो डैंकिंगसन थे उन्होंने उसको जाने दिया था जिससे कि डैंकिंगसन को लगा था कि हायरन उसे भगा रहा है और ये उसका भगाने का तरीका है क्योंकि वो उसे हरा नहीं सकता था। और इसीलिए उसने सोचा कि उससे अब तलवार नहीं मिल पाएगी और इसीलिए वो दुखी होकर यहाँ से चला गया। और इसी तरह जो एटलस स्वॉर्ड थी वेस्टर्न लैंड की वो एक पहेली बन गई। डैंकिंगसन को लग रहा था कि जो ये स्वॉर्ड है वो उन डबल ड्रैगन्स के पास है और जबकि उन डबल ड्रैगन्स को लग रहा था कि जो ये स्वॉर्ड है वो डैंकिंगसन के पास है। तो सक्सेसफुली जो जूफेन का मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और जूफेन ने इन तीनों को ही टोपा पहना दिया है। और फिर तभी हमें एक्साइल्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो लोग क्राउड को डिस्पर्स कर देते हैं और जो जूफेन था वो आराम से स्क्रीन की तरफ देख रहा था और उस स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई और मैं बच गया। और डैंकिंगसन को अभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे एक बलि का बकरा बनाया गया है। ये सब कुछ हुआ था कम्युनिकेशन ना करने की वजह से। और इस टाइम पर जो जूफेन उम्मीद कर रहा था वैसा ही हुआ था। और अगर जो डैंकिंगसन था हायरन के जाने के बाद उसने उनके शब्द
सुन लिए होते तो फिर जो डेंकिंग सन था वो और भी ज्यादा उस वर्ड के बारे में पूछता, जिससे कि जू फैन का पर्दा फास हो सकता था। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ, अब मैं आसानी से कहीं भी मूव कर सकता हूँ बिना किसी केयर के। और जो फिन्स होते हैं वो भी उसके ऑड लुक को देख लेते हैं जू फैन के, और वो लोग तभी जू फैन से कहते हैं, आखिरकार तुम अचानक इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हो गए? तभी जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हम लोग मिडिल 3 सेट के टॉप पर आ चुके हैं, यही इसका वजह है, इसीलिए मैं ऐसे हंस रहा हूँ। और इस टाइम पर जो फिंडियन वगैरह थे वो लोग बस जल्दी से घर जाना चाहते थे और इस न्यूज को सबको बताना चाहते थे। और तभी फिंडियन जू फैन से कहता है, जू फैन तुम ठीक हो जाओ, मैं घर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उन्हें बताऊंगा। और ये कहकर जू फैन को अपने रूम पर छोड़कर दरवाजा बंद करके और हंसते हुए चला जाता है। जू फैन भी उसको देखकर स्माइल करता है। और जैसे ही जू फैन अकेला हुआ था वैसे ही उसे किसी की आवाज आती है, जो कि कोई कहता है, बेटा कुछ दिनों में तुम्हें भी चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल लग रहा है, और भले ही हम कुछ दिनों के लिए मिले हों। और जब जू फैन ये सुनता है तो वो डर के मारे कांप उठता है। और फिर जो जू फैन होता है वो सामने देखता है तो और कोई नहीं, डेंकिंग सन होता है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड होता है और अपने दुख को शराब पीते हुए डुबा रहा था। इस टाइम पर जो जू फैन का दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। तब भी जो जू फैन होता है वो अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लाता है और डेंकिंग सन से कहता है, सीनियर, आखिरकार आप यहाँ पर दोबारा आकर क्या कर रहे हो, और क्या आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिला? और इस टाइम पर जो जुओ फैन था उसे चिंता हो रही थी। और इस टाइम पर जुओ फैन को ऐसा लग रहा था कि जो ये बूढ़ा आदमी है इसे कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी वजह से ये कुछ जान गया हो। और फिर जो डेंकिंग सन होता है वो कहता है, मैं फेल हो गया आखिरी में, मैं उन एग्जैक्ट से उस वर्ड को नहीं ले पाया। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने आपको एग्जैक्ट्स को घायल करते हुए देखा, और वेस्टर्नलैंड में ऐसा कौन है जो कि उस तलवार को रखने के योग्य है? और भले ही जू फैन इस समय डेंकिंग सन की चापलूसी कर रहा था, पर तभी जो जू फैन था वो चौकन्ना था और सोच रहा था कि डेंकिंग सन आखिरकार यहाँ पर क्यों आया। और तभी जो डेंकिंग सन होता है वो धुंधली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, बेकार बच्चे, तुम्हारी चापलूसी बहुत हो गई, हार या बराबरी तो हार ही है, इसीलिए मैं पवित्र तलवार के लायक नहीं हूँ, और इसकी वजह से जो मेरी अगली लड़ाई होने वाली है इससे मुझे बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है और सब कुछ और भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, क्या अगली लड़ाई? डेंकिंग सन जू फैन की बात सुनकर सर हिलाता है और कहता है, सेंट्रल एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल स्वॉर्ड है, और अगर मैं उसके 10 मूव्स तक भी टिक जाता हूँ तो मेरे लिए ये बात भी बहुत बड़ी होगी। और तभी जो जू फैन होता है वो कहता है, जो सीनियर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी वो 10 मूव्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आखिरकार वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या वेस्टर्न लैंड के बेस्ट में और सेंट्रल एरिया के बेस्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस है? और तभी जो डेंकिंग सन होता है वो शराब पीता है और कहता है, बच्चे तुम बहुत ज्यादा हरे भरे हो, मतलब कि यंग हो, पर हमेशा याद रखना यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही है, और आखिरकार वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट सेंट्रल एरिया के बेस्ट टैलेंट के सामने क्या ही कर सकता है, और जो वो है वो सेंट्रल एरिया के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से भी नहीं है। और तभी जो जू फैन होता है वो शॉक्ड में कहता है, क्या? और जू फैन कहता है, क्या सेंट्रल एरिया और यहाँ की जगह में इतना ज्यादा डिफरेंस है? और तभी जो जू फैन होता है वो डेंकिंग सन से पूछता है, आखिरकार ये सेंट्रल एरिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? और फिर जो डेंकिंग सन होता है वो जू फैन को मॉक करते हुए कहता है, इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ जो सेंट्रल एरिया है वही डिफर करता है, मतलब डिफर करता है इस कॉन्टिनेंट के और चारों एरियाज से। और जू फैन, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? जू फैन कहता है, मुझे नहीं पता। और अब जो डेंकिंग सन होता है वो सीरियस में आके कहता है, जो ये चारों एरियाज हैं इन्हें गवर्न करते हैं सेक्ट्स, और इन्हें सर्व करते हैं हंड्रेड्स ऑफ एम्पायर, और यह इन्हें एक ढीली ताकत बनाती है। और जब वॉर छेड़ने की बात आती है तब जो एम्पायर्स होते हैं वही मजबूत होते हैं। और क्या तुमने कभी सेक्ट्स को वॉर में जाते हुए सुना है? और तभी जो जू फैन होता है वो सोचते हुए अपना सर हिलाता है, कहता है नहीं। और फिर तभी जो डेंकिंग सन होता है वो कंटिन्यू होते हुए कहता है, यही वो चीज है जो सेंट्रल एरिया को डिफरेंट बनाता है। और अगर उसकी बात किया जाए उस बूढ़े इंसान की, तो वो एक ओल्ड मॉन्स्टर है और उसके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसे कि स्वॉर्ड स्टार एम्पायर कहते हैं, और जो इसके एंसेस्टर्स थे और उन्होंने इस सेक्ट को बनाया था 10,000 साल पहले। और वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि उसके आसपास के जितने भी नेशंस है वो सबको खा चुका है, और जो उसके अराउंड में सेक्ट है उनको भी खा चुका है। और जब तक कि वो एक चीज को अचीव नहीं कर लेता, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कि वो अकेला इस पूरे एरिया के ऊपर अपना अकेले का शासन नहीं लगा लेता तब तक कि वो नहीं रुकने वाला। मतलब वो इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करना चाहता है अकेले, और इस पूरे एरिया को एक एम्पायर बनाना चाहता है। तो अब जो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।